अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ गुलिस्तान पेरिस पार्ट 3। ख्वाबों का जहाँ गुलिस्तान पेरिस की हवाओं में कोई जादू था। शहर तारी कर देने वाला, हैरत अंगेज़ खूबसूरती रखने वाला मुल्क पेरिस, जहाँ की रौनकें और बारिशें मशहूर कर देने वाला जादू खुद में समाये रखती है। बारिश बेज़ोर बरस रही थी। आसमान से टिप टिप करती बूंदें जब खुश्क मिट्टी पे गिरकर उसे गीला करती तो मिट्टी की महक चारों तरफ फैल जाती। बादलों की बेजा गरज और बिजली की चिंगारती तेज़ आवाज़ें एक पल के लिए इंसानी रूह को खौफजदा कर देने के लिए काफ़ी होती है। बादलों की ज़ोरदार आवाज़ों से वो हड़बड़ा कर उठ बैठा था। कमरा तारीक अंधेरे में डूबा हुआ था। उसने हाथ बढ़ाकर लैंप रोशन किया तो एक पल में कमरा चकाचौंध रोशनियों से जगमगा उठा। वो बिस्तर छोड़कर खिड़की के पास आया और हल्का सा पर्दा हटाकर बाहर का मंजर देखा था। बारिश हुनूस बरस रही थी। लॉन का मंजर निखरा निखरा सा था। सब्ज घास ने उसके आंखों को खुशगवार एहसास बख्शा। पर्दे बराबर करके दोनों हाथों की हथेलियों को बाहम रगड़ते वापस बिस्तर में घुस गया। उसने आंखें मूंदी तो खिलखिलाता हंसता चेहरा उसकी आंखों के सामने लहराने लगा। उसने झट से आंखें खोल दी। आंखों में छिपने वाला मज़्ज़राब गायब हो गया। नैन का गिरना और उसका लपक कर उसे गिरने से बचाना और फिर देर तक उसे अपने बाजुओं में लिए देखते रहना और तब से अब तक जुस्तजू और बेबसी की लड़ाई लड़ना, ये एहसास एकदम नया था। वो उसकी सोचों को जितना दिलो दिमाग से झटकता वो उतना ही उस पर हावी होती चली जा रही थी। वो औस की मानिंद उस पर पिसर बरसती और पिघलकर उसी में जज्ब होती जा रही थी। उसकी गुलाबी रंगत, उसका सभी चेहरा नज़रों से हट ही नहीं रहा था। उसके वजूद की तिलिस्माती कशिश और महक अभी तक उसके वजूद का हिस्सा बनी हुई थी। उसका तनफ़ुस तेज़ तेज़ चल रहा था। उसे अपने वजूद की, अपनी परछाई की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तुझे मोहब्बत हो गई है प्यारे। मोहब्बत? उसने नासमझी से अपनी परछाई को देखते हुए ज़ेरे लब कहा। हाँ, मोहब्बत। मोहब्बत दुनिया का सबसे मुनफरिद जज्बा है और ये तो उनको मिलता है जिन्हें खुदा खुद नवाजता है। तुझे भी नवाजा है तेरे रब ने। तुझे नैन सिकंदर से मोहब्बत हो गई है। उसका नफ्स उसे उलझा रहा था। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे मोहब्बत नहीं हो सकती। मुझे मोहब्बत से नफ़रत है। वो अपने नफ्स से लड़ाई कर रहा था। मोहब्बत से कब कभी कोई भाग सका है आज तक? मोहब्बत से नफ़रत? हा हा हा। मोहब्बत से कौन नफ़रत करता है प्यारे। मोहब्बत और नफ़रत का कोई जोड़ नहीं। मोहब्बत तो नफ़रत करने वालों के दिलों में भी होती है। उसका अक्स उसके रूबरू खड़ा हंस रहा था और शहरियार हाथों में बालों को फंसाए बेबस हो गया था, क्योंकि वो चाहकर भी हकीकत को झुटला नहीं पा रहा था। मोहब्बत की दस्तक बड़ी ज़ोर आवर होती है। न जाने ये चुपके से कैसे उसके दिल की तह गहराइयों में उतरी थी। मोहब्बत के रंग इसके चार सौ फैले थे। उसकी सोचों का महूर फ़कत वही था। उसकी तमाम सोचें उसी से शुरू होकर उसी पे ख़त्म हो रही थी। उसने सारी सोचों को झटक कर दोबारा आंखें मूंद ली और वही मुस्कुराता चेहरा उसकी आंखों के सामने रक्स करने लगा। सुरमई रंग की किरणें रोशन जहाँ कर रही थी। रात भर की बेज़ोर बारिश के बाद कुदरत को पेरिस में रहने वाले मकीनों पर रहम आ ही गया था। सूरज की बेजा किरणें उफ़क़ से आबशार की तरह गिरती खुशनुमा ताजगी का एहसास उजागर कर रही थी। त्योहारों के दिन जा चुके थे। पढ़ाई ज़ोर शोर से चल रही थी। नैन सारी पुरानी बातों को भुलाकर संजीदगी से पढ़ाई कर रही थी। मामा, पापा, वजी सबसे रोज़ बात हो जाती थी। मामा हमेशा की तरह रोज़ नई से नई नसीहतों का पलंदा लिए हाजिर हो जाती और वो हंस हंस के मामा मैं सब ध्यान रखूंगी कहकर उन्हें तसल्ली देती। जब से वो यहाँ आई थी, मामा के हाथ का बना लजीज खाना उसे बहुत याद आता था। पहले सेमेस्टर के पेपर्स होने वाले थे। नैन सिकंदर जब देखो किताबी कीड़ा बनी पढ़ाई में महगूर रहती थी। अभी भी वो लिंडा के साथ गार्डन एरिया में आकर बैठी थी जब माँ सिवाय शहरियार बाकी चारों बंदर उसके सामने मौजूद थे। और मज़े की बात ये थी, आज इन चारों की ज़बानें बंद थी। चारों अपनी ज़बानों पर कफले लगाए खड़े थे। जब लिंडा ने उन्हें मुखातिब किया, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? अब क्या चाहिए? क्या अब कोई नया तमाशा करने आए हो?
मुझे उस दिन ज़रा सा भी अंदाज़ा होता कि तुम लोग ऐसा करने वाले हो तो मैं नैन को कभी अकेला छोड़कर नहीं जाती। शिस्ता फ्रेंच ज़बान का इस्तेमाल करते हुए वो उन सबको डपट रही थी। नैन, सॉरी, हम शर्मिंदा हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या तुम हमें माफ़ नहीं कर सकती? इस बार हैरी ने शुरुआत की थी और फिर पीछे पीछे बाकी सब भी शर्मिंदगी जाहिर करते दिखाई दिए थे। एकदम से इन सबकी काया कैसे पलट गई थी? नैन की समझ से बिलातिर था। और तुम सबसे किसने कहा कि मैं तुम सबसे नाराज़ हूँ? किताबों को गले से लगाए आम अंदाज में वो बोली। मैंने तो उसी दिन माफ़ कर दिया था जिस दिन तुम सबने सॉरी बोलकर बात ख़त्म कर दी थी। मैंने भी उसी दिन उस बात को भुला दिया था। थैंक्स नैन, तुम बहुत अच्छी हो, इस बार पीटर ने कहा। और क्या हम दोस्ती कर सकते हैं? कहते हुए जवाब तलब नज़रों से नैन को देखने लगे। नहीं, मैंने तुम सबको माफ़ कर दिया है, लेकिन दोस्ती नहीं कर सकती क्योंकि मेरे दोस्त बहुत कम और बहुत ख़ास होते हैं। उसने बड़े एतमाद से उन सब की आंखों में झांकते हुए कहा। जब ही इन सब ने ज़्यादा फोर्स नहीं किया और दोबारा थैंक्स बोलकर वापस पलट गए। पेरिस जितना खूबसूरत था, यहाँ के लोग उतने ही बेमुरवत और उल्टी खोपड़ी के थे। ये बात नैन को अजबर हो गई थी। मैं कैंटीन जा रही हूँ, तुम चलोगी साथ? लिंडा ने ऑफ़र की। नहीं यार, तुम जाओ, मुझे आज के आज ही असाइनमेंट कंप्लीट करके सबमिट करना है। अच्छा, कुछ खाओगी? नो थैंक्स, नैन ने मुस्कुराकर कहा तो लिंडा भी मुस्कुराकर पलट गई। नैन भी अपनी बुक्स उठाकर लाइब्रेरी की तरफ ही चल पड़ी। लाइब्रेरी की सीढ़ियाँ चढ़ते वो नोट्स बैग में डाल रही थी जब ही उजरत में ऊपर से नीचे आते शहरियार से उसका टकराव हुआ था। नोट्स हाथों से छूटकर हवा में लहराने लगी थी और एक बार फिर उसने नैन को गिरने से बचाया था। फिर वो उसके मजबूत बाजुओं के हिसार में थी। एक पल को दोनों की नज़रें मिली थी। नैन ने नज़रें झुका दी और ख़ुद को उसके हिसार से छुड़वाने के लिए चिड़िया की तरह फड़फड़ाने लगी, और वो जो उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझकर छोड़ने को तैयार ही नहीं था। नैन ने अपनी पूरी कुव्वत से उसे झटक कर दूर किया था और वो जो दीवाना वार उसे देखे जा रहा था अपने हवासों में वापस लौट आया। आर यू ब्लाइंड? वो गुस्से से दहाड़ी थी। लिसन, अगर गलती तुम्हारी नहीं तो मेरी भी नहीं थी। इसने भी नई दिल में पलती मोहब्बत को साइड पर रखकर टिका से जवाब दिया। नैन ने नागवारी से उसे देखा और अपनी किताबें उठाकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। वो उसकी पुश्त को देखने लगा जब तक कि वो गायब नहीं हो गई, फिर मुस्कुराकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। लाइब्रेरी में आकर उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो सबसे आखिर वाली सीट पर वो बैठी थी। वो इंतहाई शराफत से कुर्सी खींचकर बिल्कुल उसके सामने आकर बैठ गया। सुनो, बैठ जाओ, मैं इंसान ही हूँ, तुमसे कुछ बात करनी है। नैन को उठता देखकर वो बोला तो नैन मजबूरन बैठ गई। क्या हम इस बेवजह की चपकलिश को ख़त्म करके दोस्त नहीं बन सकते? शहरियार ने बिना तमहीद के कहा था। उस दिन हमारा इंट्रोडक्शन अधूरा रह गया था। हाय, आई एम शहरियार मलिक। हाथ आगे बढ़ाते हुए मोहब्बत से नैन को देखते हुए उसने कहा। वेट, लिसन शहरियार, पहले तुम ज़बरदस्ती मेरे दुश्मन बन गए और अब ज़बरदस्ती दोस्त बनने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी रियल साइड कौन सी है? और एक बात और, मैं दोस्ती उन्हीं से करती हूँ जिन्हें मैं जानती हूँ और ट्रस्ट करती हूँ। इससे पहले कि वो उठकर निकल जाती, शहरियार ने सख्ती से उसका बाजू पकड़कर वापस बिठाते हुए कहा, मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई। क्यों नहीं करना चाहती मुझसे दोस्ती? हाँ शहरियार, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। अपनी कलाई को उसके मजबूत हाथ से छुड़वाते हुए वो गुस्से से बोली थी। जब भी लाइब्रेरी में मौजूद सब ने उन्हें देखा था और तभी मिस क्लारा ने भी गुस्से भरी नज़रों से उन दोनों को देखा और इसी वक्त लाइब्रेरी से निकल जाने का इशारा किया। शहरियार की गिरफ्त ढीली पड़ी तो नैन ने एक झटके से अपना हाथ आज़ाद करवाया और बैग उठाकर बाहर निकल गई। शहरियार फौरन उसके पीछे लपक पड़ा। नैन, मेरी बात सुनो। एक बार फिर उसका नाजुक हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में लेते हुए झटके से उसे अपनी तरफ खींचा और वो मोम की गुड़िया लुढ़क कर उसके चौड़े शाने से जा टकराई। जो भी हुआ था गैर इरादी तौर पे हुआ था। वो उसके इतने करीब थी कि उसकी तेज़ तेज़ चलती सांसें भी उसे सुनाई दे रही थी। उसके वजूद से उठती महक वो अपने अंदर उतारने लगा। जज्बात थे कि बेकाबू होते जा रहे थे, मुट्ठी से रेत की तरह फिसलते जा रहे थे। वो एक मंजिल थी जो मीलों दूर का सफ़र तय करने के बाद भी मिलनी थी।
कि नहीं कोई पता नहीं था, क्योंकि उसके सामने खड़ी बज़ाहिर मासूम सी दिखने वाली अंदर से चट्टान की तरह मजबूत थी। वही उसकी मंजिल थी। कहने को वो उसके बहुत करीब थी, लेकिन दर हकीकत वो उससे उतनी ही ज़्यादा दूर थी। उसकी बेतरतीब तेज़ तेज़ चलती धड़कन को सुनते ही नैन बड़ी सरस से पीछे हटी। एक पल को नज़रें उठाकर उसकी बिल्ली जैसी आंखों में देखा। उसकी आंखों में अजीब सी कशिश थी। कुछ था उसकी आंखों में। नैन ने समझते हुए आंखों का जाविया बदला था और आहिस्ता से गोया हुई। देखो शहरयार, रिश्ते और दोस्ती ज़बरदस्ती की बुनियाद पे नहीं बनाए जाते। ये रिश्ते इखलाकियात की बुनियाद पर बनते हैं। लोग ज़बरदस्ती दुश्मन ज़रूर बन जाते हैं, लेकिन दोस्त कभी नहीं बन सकते। नैन सिकंदर, एक बात तो बताओ, बातें बहुत अच्छी कर लेती हो, लेक्चर्स भी काफ़ी अच्छे दे लेती हो। तुम इसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बतौर ख़ास क्यों नहीं लग जाती? नैन की झील जैसी गहरी आंखों में झांकते हुए तंजिया कहा। सुनो, नैन मुड़ने लगी थी जब उसने उसकी कलाई थामकर दोबारा से उसे रोका। शहरयार मलिक नाम है मेरा। मैं लड़कियों के पीछे नहीं, बल्कि लड़कियां मेरे पीछे आती है, शौकी से कॉलर झाड़ते हुए कहा। कितनी बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो तुम, शहरयार मलिक। तुम्हारे पीछे टीना, मीना, जीना जैसी लड़कियां, हज़ारों लड़कियां आ सकती है, पर नैन सिकंदर नहीं। हर लड़की नैन सिकंदर नहीं होती, और तुम्हारे जैसे बहुत से मेरे आगे पीछे घूमते हैं। तुम्हें उन जैसी लड़कियों की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन नैन सिकंदर को तुम जैसों की ज़रूरत कतअतन नहीं है। लिहाजा तुम अपनी गलतफहमी दूर करो, तुम्हारी सेहत के लिए मौजू रहेगा। नैन सिकंदर ने पलटकर वार किया था। शहरयार को खासा लाजवाब कर दिया था। उसे हक्का बक्का छोड़कर वो आगे बढ़ गई थी। उन लोगों से और कुछ न सही, लेकिन पलटकर वार करना खूब सीख लिया था नकचढ़ी नैन सिकंदर ने। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। पेरिस की सबसे खूबसूरत स्ट्रीट की तरफ आती नैन सिकंदर खूबसूरत मनाजिर को कैमरे में उतारती जा रही थी। जेजी स्ट्रीट पेरिस की 5 बेहतरीन स्ट्रीट्स में से एक है, जो कि मेट्रो स्टेशन के साथ ही पाई जाती है। शाम ढलते ही जेजी स्ट्रीट की रौनक शुरू हो जाती थी। एक हुजूम सा बढ़ने लगता था। जेजी स्ट्रीट को पेरिस का सबसे क्रेजी एटमॉस्फेयर कहा जाता है। जेजी स्ट्रीट के नाम से बना जेजी क्लब, जहां शाम होते ही लोगों की आमदोरफ्त शुरू हो जाती थी। मौसीकी की तेज़ आवाज़ें और उस पर थिरकने वालों का शोर व गुल सब बाहर तक सुनाई देता था। क्योंकि अभी दिन था तो लोगों का हुजूम शाम की निस्बत कदरे कम था। वो लिंडा के साथ आई थी। एजे की नासाज तबीयत का पूरी यूनी को मालूम था कि वो अक्सर बीमार रहती है। अब भी वो काफ़ी दिनों से यूनी नहीं आई थी, और चूँकि उन्होंने नैन की बहुत बार मदद की थी, इसलिए नैन उनकी अयादत को जाना चाहती थी, और बड़े दिनों के बाद आज उसे मौका मिला था और वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहती थी। लिहाजा उसने लिंडा के साथ चलने का प्लान बनाया और आज वो जेजी स्ट्रीट में मौजूद थी। वो आगे बढ़ रही थी। एजे का घर उनकी आंखों के सामने था जब नैन को ख्याल आया, लिंडा, एजे के लिए फ्लावर्स लेने हैं, आओ पहले यहाँ से ले लें। नैन ने वसत में बनी हुई बड़ी सी फ्लावर शॉप की तरफ इशारा करते हुए कहा था। उस शॉप के आसपास भी मुख्तलिफ अशिया की सजी खूबसूरत शॉप्स बनी हुई थी। तुम चलो, मैं फ्लावर्स लेकर आती हूँ, लिंडा ने कहा। नहीं, साथ में चलते हैं ना, मैं अकेले कैसे जाऊँ? कम ऑन नैन, तुम आगे बढ़ो, सामने ही तो है घर, और डर कैसा? एजे तो बहुत प्यार करती है तुमसे। मैं 2 मिनट में आ जाऊंगी, कहकर वो जल्दी से आगे बढ़ गई, तो नैन को चाह अकेले ही जाना पड़ा। सुस्त रवि से चलते हुए वो आगे बढ़ती जा रही थी, यहाँ तक कि एजे का घर बिल्कुल उसके मुकाबिल था। सफ़ेद चमकते मार्बल से बनी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वो थोड़ी नर्वस भी हो रही थी। आहिस्ता से बेल को दबाया और खड़ी हो गई। थोड़ी ही देर में दरवाज़ा खुला। और सामने खुश शक्ल 20-22 साल की दुबली पतली सी लड़की सवालिया नज़रों से देखते हुए नैन का भरपूर जायज़ा ले रही थी, जैसे कह रही हो, कौन हो तुम, क्या चाहिए तुम्हें, किससे मिलना है? उसे मुसलसल अपनी तरफ देखता पाकर नैन फ़ौरन बोली, मैं एजे से मिलने आई हूँ। लेकिन उस लड़की को क्या पता कि एजे कौन है, और शायद उसे अंग्रेज़ी भी नहीं आती थी। जब ही नासमझी से नैन का चेहरा देखने लगी थी, और फ्रेंच नैन को नहीं आती थी। वो लड़की हुनूस नैन को घूर रही थी।
नैन ने अब की बार अलीना जहाँ कहकर अंदर की तरफ इशारा किया था और वो चीनी नकोश वाली नैन को वहीं दरवाजे पे छोड़कर अंदर को लपकी। थोड़ी देर में वो वापस आई और नैन को अंदर आने का इशारा किया। नैन अंदर चली आई। इंतहाई खूबसूरती और नज़ाकत से सजाया गया छोटा ही सही लेकिन बहुत खूबसूरत घर था। नैन को लाउंज में बिठाकर वो फिर से गायब हो गई थी। थोड़ी ही देर में एजे सीढ़ियाँ उतरती हुई दिखाई दी। नैन, वो, ओह माय चाइल्ड, तुम आई हो? नैन को प्यार से गले लगाते हुए उसने कहा। यकीन जानो मुझे बहुत खुशी हो रही है तुम्हें अपने घर में देखकर। खड़ी क्यों हो, आओ बैठो मेरे पास। नैन का हाथ प्यार से सहलाते हुए उसे अपने पास सोफे पे बिठाते हुए बोली। एजे, कैसी तबीयत है अब आपकी? जब से एजे नैन से मिली थी तब से नैन अक्सर एजे की पुरकशिश चेहरे में मामा का चेहरा तलाशती थी। उसे मामा जैसी इंसियत महसूस होने लगी थी। बिलाशुबा एजे भी उससे बहुत मोहब्बत करने लगी थी। मैं माफ़ी चाहती हूँ तुम्हें तकलीफ़ हुई। गायों को इंग्लिश नहीं आती और सिर्फ फ्रेंच समझ और बोल सकती है, एजे ने शर्मिंदगी से कहा। इट्स ओके एजे, मैं समझ गई थी। आप अपना बताइए, कैसी तबीयत है आपकी? तबीयत पहले से बेहतर है। अब उम्र का भी तो फ़र्क है ना, इसलिए अक्सर हो जाता है ऐसा। इससे अब तो मैं यूज़ टू हो गई हूँ। एजे एक जिंदा दिल औरत थी। तमाम हालात और मुश्किलात का सामना करने के बाद भी वो डटकर हर आने वाली नई मुश्किल का सामना करने को तैयार थी। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाने का कहकर आती हूँ। वो उठकर अंदर चली गई। जब कुछ देर गुजरने पर भी एजे ना आई तो नैन उठकर इंतहाई नफासत से सजाए गए घर को देखने लगी। वहाँ लगी हर चीज़ अपने आप में बला की कशिश रखती थी। दूर से नैन की नज़र एक पोर्ट्रेट पर पड़ी। इस पोर्ट्रेट पर रोती हुई औरत की तस्वीर बनी थी। नैन आहिस्ता से चलती हुई उस पोर्ट्रेट के पास आई। पर ये क्या? पास आते ही पोर्ट्रेट का मंजर बदल गया था। अब रोते चेहरे की बजाय उसी औरत का हंसता मुस्कुराता चेहरा था। वो वापस उसी जगह पे दोबारा गई। मंजर एक बार फिर से वैसा ही हो गया था। उदास रोता चेहरा दोबारा आगे बढ़ी थी। मुस्कुराता चेहरा उसके मुकाबिल था। वो तस्वीर एक थी लेकिन उसके पहलू दो थे। इस पोर्ट्रेट ने नैन को काफ़ी मुतासिर किया था। नैन आगे बढ़कर उसे छूना चाहती थी। इससे पहले कि वो आगे बढ़कर उसे छूती, पीछे से किसी ने पूरी कुव्वत से नैन की नाजुक कलाई पीछे की तरफ मोड़ते हुए उसे दीवार के साथ लगा दिया। नैन की दबी दबी सी चीख निकली थी। ये अमल इतना फौरी था कि उसे संभलने का मौका ही न मिल सका। दीवार से लगे उसने आंखें सख्ती से मीची हुई थी। उसने आहिस्ता से आंखें खोली और उसके सामने खड़े शख्स को देखकर इससे पहले कि वो ज़ोरदार चीख मारती, मुकाबिल ने फ़ौरन उसके मुंह पे हाथ रखकर उससे इस अमल से रोक दिया था। नैन मुसलसल बोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन बोल ना पा रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बिल्ली आंखों वाले दबे दबे गुस्से से बोला। एजे को शिकायत लगाने आई हूँ मेरी? आंखों में गुस्सा लिए वो जमकर खड़ा था। नैन ने बोलना चाहा तो उसने हाथ हटा दिया। नैन ने उखड़ा हुआ सांस बहाल किया था और ख़ुद को उसकी गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली थी, मैं यहाँ एजे की तबीयत मालूम करने आई थी, किसी की शिकायत लगाने नहीं। और नैन सिकंदर अपने मसले खुद हल करना जानती है। छोड़ो मुझे, फॉर गॉड सेक। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? खैरियत है? एजे ने तुम्हें अपने घर में घुसने कैसे दिया? उसके हिसार से खुद को छुड़वाने की भरपूर कोशिश करते हुए बोली। वैसे इतनी मासूम हो नहीं जितना प्रिटेंड करती हो, वरना मेरे ही घर में खड़े होकर मुझे ही यहाँ क्या कर रहे हो ये कहने से पहले एक बार तो ज़रूर सोचती। अल्फाज थे या बम? नैन ने बेयकीनी से उसे देखा था, जो अभी तक उसके सामने डट के खड़ा था, जैसे कह रहा हो शिकार खुद ही शिकारी के पास आ गया है, जैसे कह रहा हो इतनी आसानी से रास्ता छोड़ने वालों में से नहीं हूँ मैं। तो तुम झूठ बोल रहे हो एजे, ये एजे का घर है। अभी मुलाकात हुई है मेरी एजे से, तो ये घर तुम्हारा कैसे हो सकता है? वो बेयकीनी की हालत में बोली। ये घर मेरा इसलिए है क्योंकि वो रुका था और नैन ने दम साधे उसे देखा। क्योंकि एजे अलीना जहान मेरी मॉम है, रुकबत से कहा था। नैन सिकंदर पूरी यूनी वाकिफ़ है इस बात से। फिर तुम्हें कैसे कुछ ना पता चल सका?
या फिर बाकी लड़कियों की तरह मेरा पीछा करती करती मेरे घर तक आ पहुंची हो। उस दिन तो बड़ा लेक्चर देकर गई थी कि मेरे पीछे टीना मीना जीना जैसी लड़कियां आती है, तो आज अपने बारे में क्या ख्याल है? अब खुद को किस कैटेगरी में शामिल करती हो? सीधी सी बात है भाई, चोरी सीधे तरीके से करो या उल्टे से, चोरी तो चोरी ही होती है। नैन सिकंदर, आखिर तुम मान क्यों नहीं लेती कि तुम भी बाकी लड़कियों? शट अप। शेरी के बोलने से पहले ही नैन ने उसकी बात काटी। तुम अपने आप को आखिर समझते क्या हो? हाँ, क्या चीज़ हो तुम? तुम्हें अगर सूरत अच्छी मिल गई है ना, तो उसका शुक्र अदा करो, क्योंकि सीरत के लिहाज से तो तुम ज़ीरो हो। मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि तुम्हारा और एजे का क्या ताल्लुक है। मैं यहाँ उनकी अयादत के लिए आई थी। हटो मेरे रास्ते से। वो गुस्से से घुर्राई, लेकिन वो टस से मस ना हुआ और फिर बोला, मैं एक बार किसी का रास्ता रोक लूँ तो फिर जब तक सामने वाले का रुख अपनी तरफ मोड़ कर उसे अपने रंग में रंग नहीं लेता, तब तक रास्ता नहीं छोड़ता। नैन के चेहरे से उलझी उलझी सी लट, जो बार बार उसके गुलाबी गालों को छूने की गुस्ताखी कर रही थी, उसे उसके कान के पीछे करते हुए उसने कहा। उसे अब ये गवारा ही कहाँ था कि उसके अलावा नैन को कोई देखे या छुए, ख्वाह वो बालों की लट ही क्यों ना हो। नैन ने फौरन उसका हाथ झटककर चेहरे का रुख नापसंदीदगी से दूसरी तरफ फेर लिया था और वो बगौर नैन के मासूम चेहरे का तवाफ करते हुए सोचने लगा था। उसे आज एहसास हुआ था, मोहब्बत वो नहीं थी जो देर रात तक तेज़ दहार वाली रोशनियों में तेज़ मौसीकी में गैर लड़कियों की बाहों में झूमते हुए गुजर जाती थी, और मोहब्बत वो भी नहीं थी कि जब जब जिस से वो मोहब्बत के दावे करता तो उसे वो दावे बेबुनियाद लगते। एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़की उसकी ज़िंदगी में आई, जिनसे एक दो दिन की खुशनुमा एहसास के ज़ेरे असर रहने के बाद उकताहट सी होने लगती। मोहब्बत कितनी ज़ोरावर होती है, मोहब्बत के होते ही कैसे ज़िंदगी आंधियों की ज़िद में जकड़ जाती है, ये एहसास उसे आज हुआ था। उसे नैन सिकंदर से वक्ती जज्बात की बुनियाद पे मोहब्बत नहीं हुई थी, उसे तो बस मोहब्बत हुई थी। पहली बार उसका दिल चाहा था कि वो नैन को अपने दिल में छुपा ले, उसे हर एक की नज़रों से ओझल रखे। उसके अलावा नैन सिकंदर को कोई और देखे तो देखे ही क्यों। इससे पहले कि वो जज्बात की रौ में बहकर कोई गलत हरकत कर गुजरता, एजे की आवाज़ उसे अपनी पुश्त से सुनाई दी थी और वो फौरन नैन के सामने से हटकर ऊपर चला गया। नैन की जान में जान आई। नैन बेटा, क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या शेरी ने कुछ कहा तुमसे? मुझे बताओ, अभी कान खींचती हूँ उसके। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है एजे, दरअसल मुझे मालूम ही नहीं था कि शहरयार और आपका क्या ताल्लुक है। नैन ने सोफे पर टिकते हुए कहा। ओह, मुझे लगा तुम्हें मालूम हो गया होगा। एजे टेबल पे बेशुमार लवाजमात लगाते हुए बोली। अंदाज बिल्कुल आम था। उस दिन आपने सबको डांटा था और शहरयार ने रूडली बात की थी आपसे। माँ के साथ ऐसा अंदाज़े गुफ्तगू, वो भी दोस्तों के सामने, वो ऐसा क्यों है एजे? नैन ने झिझकते हुए कहा था और साथ ही हाथों की लर्जिश दूर करने को कॉफ़ी का कप थाम लिया था। शेरी की कोई गलती नहीं इसमें। इसे जो सिखाया गया है वो वैसा ही कर रहा है। जब से शेरी के डैड की डेथ हुई है, तब से ही वो ऐसा बागी हो गया है। अपने बाप की मौत का जिम्मेदार मुझे ठहराता है। एजे बेबसी और दुख की मिली जुली कैफियत के ज़ेरे असर थी। नैन फौरन उठ के उनके पास चली आई। एजे, पर वो ऐसा क्यों सोचता है? एजे ने एक नज़र नैन को देखा और फिर बोली, मैं बहुत छोटी थी जब मेरी अम्मी हमें तन्हा छोड़ गई थी। बाबा ने बड़ी मेहनत मुशक्क़त से मुझे और भाई को परवान चढ़ाया। मुझे बचपन से ही बाहर जाने का बहुत शौक़ था। वहाँ की प्रैक्टिकल लाइफ मुझे अट्रैक्ट करती थी। बीए मुकम्मल हुआ तो मैंने ज़िद कर ली थी कि मुझे बाकी की पढ़ाई लंदन जाकर ही करनी है। छोटी थी, बाबा की बेहद लाडली भी थी। बाबा के लाख मना करने पर भी मैंने ना मानी, तो बाबा को मानना पड़ा। भाई ने भी मुझे सपोर्ट किया। लंदन आई तो मलिक हैदर, जो कि मेरा क्लास फेलो था, उससे मोहब्बत हो गई। मेरे लिए सब कुछ बहुत नया था, मगर जो भी था बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे गए हुए 1 साल हो गया। हमारी मोहब्बत की दास्तान उरूज पर थी। मोहब्बत की नन्ही नन्ही कोपले जहाँ हमारे दिलों में फूट रही थी, वहीं एक दिन बाबा की कॉल आई। उन्होंने मेरा रिश्ता अपने दोस्त के बेटे से तय कर दिया और फ़ौरन वापस आने की ऑर्डर्स जारी कर दिए।
मुझे मेरे बाबा से बहुत मोहब्बत थी, इसमें कोई शक नहीं। एक तरफ बाबा की मोहब्बत, दूसरी तरफ मलिक की वालहाना मोहब्बत। मैंने फिर भी वापसी का फैसला कर लिया, लेकिन मलिक की मोहब्बत ने मेरे पैरों में मोहब्बत की बेड़ियां डाल दी। उसने कहा अगर मैं उसकी ज़िंदगी से चली गई तो वो खुद को ख़त्म कर लेगा। जाते जाते मेरे कदम थम गए थे। मैंने बाप की मोहब्बत पे मलिक की मोहब्बत को तरजीह दे बैठी। हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। बाबा से झूठ कहा कि अभी मैं नहीं आ सकती। फाइनल एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले हैं। शादी के बाद हमारी नई मोहब्बत भरी ज़िंदगी शुरू हो गई। मैं खुश थी। 2 माह बाद बाबा ने दोबारा आने का कहा तो मैंने हिम्मत यकजा करके उन्हें अपनी शादी का बता दिया। बाबा को बहुत गहरा सदमा पहुंचा था। बाबा ने मुझसे हर ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया। और फिर एजे ने बेदर्दी से आंसू रगड़े और दोबारा बोलना स्टार्ट किया। और फिर औलाद का दिया गया धोखा माँ बाप कब बर्दाश्त करते हैं। मेरे दिए गए धोखे को भी बाबा सह ना पाए और वहाँ चले गए जहाँ से कोई लौट कर नहीं आता। मैं गई थी पाकिस्तान आखिरी बार अपने बाबा का दीदार करने। भाई ने मुझसे बात तक नहीं की। 4 दिन रही मेहमानों की तरह और चौथे दिन भाई ने मुझे वापस लौट जाने का कहा। भाभी ने बहुत समझाया, लेकिन मेरी सरकशी की सज़ा तो मुझे मिलनी ही थी। मैं ज़ख्मी दिल के साथ वापस लौट आई। ज़िंदगी एक अलग ही डगर पे चल पड़ी थी, या ये कह लो मेरी बर्बादी का वक्त शुरू हो चुका था। ना कहीं करार मिलता, ना सुकून मुयस्सर होता। फिर एक दिन डॉक्टर ने मुझे शेरी के आने की खुशखबरी सुनाकर मेरी ज़ात को मुकम्मल कर दिया। जहाँ ये खुशखबरी मिली वहीं एक क़यामत भी गुजरी। मलिक पे किसी ने चोरी का इल्ज़ाम लगवाकर उसे नौकरी से निकलवा दिया। मलिक बेकसूर था, लेकिन किसी ने उसका यकीन नहीं किया। एक बार नाम खराब हो जाए फिर दोबारा से इज्जत पाना कितना मुश्किल होता है, ये मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है। मलिक डिप्रेशन का मरीज़ बन गया। मुझे जॉब मिल गई। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन कौन मर्द ये बर्दाश्त कर सकता है कि वो घर बैठा हो और उसकी बीवी उसे कमाकर खिलाए। चाहे मर्द जितना भी प्रैक्टिकल हो जाए, लेकिन मर्द औरत को कभी खुद पे तरजीह नहीं देता। मलिक का रवैया दिन ब दिन बदतर होता चला गया। घर रह रहकर उसका दिमाग शैतान का घर बनता चला गया। मुझे लगा कि बच्चे की पैदाइश के बाद उसके रवैये में सुधार आएगा, लेकिन मैं गलत साबित हुई। शेरी की पैदाइश के बाद भी मलिक का रवैया बदस्तूर वही रहा। उसे ना बदलना था और ना वो बदला। जॉबलेस ने उसे पागल कर दिया। मेरी कामयाबी उसकी बर्बादी का बास बन रही थी। मैं भी जॉब छोड़ देती तो घर के अखराजात कौन देखता। हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे थे। फिर हम लंदन छोड़कर पेरिस शिफ्ट हो गए, लेकिन शायद मलिक की किस्मत का सितारा डूब चुका था। शायद मेरी नाफरमानी की सज़ा मलिक को भी मिल रही थी। ज़िंदगी कहाँ से कहाँ जा रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। शेरी स्कूल जाने लगा था। मलिक घर बैठे खाली दिमाग लिए हर वक्त गाली गलौज करता रहता। शेरी थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने अपना जहर शेरी के नन्हे दिमाग में डालना शुरू कर दिया। न जाने वो क्या कुछ सिखाता रहा शेरी को, और मुझे पता ही न चल सका। दो जाबज़ को एक साथ हैंडल करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। ऐसे में अपनी इकलौती औलाद को टाइम न दे पाना, कौन माँ चाहेगी ऐसा। लेकिन मैं मजबूर थी। शेरी 8 साल का हुआ तो मुझे सोरबोन यूनिवर्सिटी से अकाउंटेंट की जॉब ऑफ़र की, तो मैंने फ़ौरन ले ली। नाम तो मैंने पा लिया, लेकिन मेरा बेटा मुझसे बहुत दूर होता चला गया। गाली गलौज करना, गंदे अलकाबात कहना मलिक का रोज़ का मामूल बन गया था। और हद तो ये हुई कि उसने शराब पीना और नशे की हालत में मारपीट करना भी शुरू कर दिया। और ऐसा ही वो एक दिन था। वो नशे में धुत था और उसने बिला वजह मारपीट शुरू कर दी। मैंने अपने बचाव के लिए उसे धक्का दिया। उसका सर दीवार से लगा और वो नीचे गिरा। खून में लथपथ पड़ तड़पने लगा। वो जैसा भी था, मुझे उससे बहुत मोहब्बत थी। उसकी मोहब्बत में भी कोई खोट नहीं था, लेकिन वक्त और हालात ने उसे तोड़ दिया, पत्थर का बना दिया। एजे तकलीफ से बोल रही थी। शेरी ने जब ये सारा मंजर देखा तो उसे लगा कि मैंने उसके बाप को मार डाला। वक्त गुजरता गया। आहिस्ता आहिस्ता शेरी के रवैये में सुधार आने लगा। वो मुझसे बात करने लगा, लेकिन आज भी एक खिंचाव सा है हमारे रिश्ते में। वो बात करता है, लेकिन उखड़ा उखड़ा सा अलग थलग सा रहता है। मैंने अपनी एक गलती से न जाने कितने दिल दुखाए हैं। मेरे बाबा मुझसे नाराज़ थे और नाराज़गी लिए ही वो दुनिया से चले गए। एक बार उस बदनसीब बेटी को माफ़ कर देते
तो मेरी रूह को भी सुकून मिल जाता। एजे फूट फूट कर रोने लगी। आंसू नैन की आंखों से भी छलकने लगे। एजे बस कर दे प्लीज़, चुप हो जाए। जो हो गया उसे भूलना आसान नहीं मगर नामुमकिन भी तो नहीं। एजे आप बहुत बहादुर है। प्यार करना गुनाह नहीं है, लेकिन प्यार में अपनों को दुख देना वो गलत है। आप एक बार अपने बाबा से बात करती, उन्हें मनाने की कोशिश करती, शायद वो मान जाते। माँ बाप औलाद के लिए किसी मेहरबान साए की तरह होते हैं। आप एक बार उनसे कहकर तो देखती। नैन एजे के आंसू साफ करते हुए बोल रही थी। एजे ने प्यार भरी नज़रों से नैन को देखा और बोली, कितनी समझदार हो तुम नैन। इतनी सी उम्र में इतनी समझदारी वाली बातें कहाँ से सीखी है? मेरे बाबा से। मेरे बाबा वर्ल्ड के बेस्ट बाबा है। उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ से मना नहीं किया। बचपन से ही मामा से ज़्यादा बाबा के क्लोज ही रही हूँ। अपनी हर बात बाबा से शेयर करती हूँ। बाबा सिर्फ बाबा नहीं बल्कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। बाबा ने एक बार कहा था कि कभी कोई बात परेशान करे तो बाबा समझकर नहीं, दोस्त समझकर शेयर करना। कभी कुछ मत छुपाना। मैं दोस्त बनकर तुम्हारी मदद करूँगा, इसलिए मैं बाबा से कभी कुछ नहीं छुपाती। नैन ने धीमे से लहजे में कहा और एजे ने मुस्कुराकर नैन को देखा। कितनी प्यारी और समझदार थी वो। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे नैन की ज़िंदगी में अब क्या होने वाला है। क्या नैन को भी उसकी मोहब्बत मिलेगी? क्या नैन कभी उसे माफ़ कर पाएगी? और क्या उसके माँ बाप भी नैन की खुशियों को एक्सेप्ट कर पाएंगे? ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।